अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस का इंट्रोडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं और माइटोसिस होती क्या है, सेल डिवीजन क्या होती है, इंटरफेस क्या होता है, इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बहस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। माइटोसिस देखें एक ऐसा अमल है जो इंसान के, जानवर के, पौधे के सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है और इस अमल के जरिए सेल्स अपनी तकसीम करते हैं और तादाद बढ़ाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी जानवर होते हैं और पौधे होते हैं जो सेक्स और रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं वो कभी एक सेल होते हैं, फिर वो एक सेल तकसीम होता है, 2 सेल बनते हैं और फिर वो तकसीम आगे चलती रहती है, फिर वो जानदार खरबों सेल्स पर मुश्तमिल हो जाता है या उसके अंदर खरबों सेल्स बन जाते हैं। फिर वो 1 से 2, 2 से 4 सेल्स बनते कैसे हैं, वो एक अमल से बनते हैं जिसको हम कहते हैं माइटोसिस। तो सेल साइकिल क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, गैप 1 G1 फेज क्या होता है, S फेज क्या होता है, G2 फेज क्या होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो माइटोसिस की अगर तारीख की बात करें तो कब की बात है, इन 1880 की बात है। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे वोल्गर फ्लेमिंग, वो उस डिवाइडिंग सेल्स का, ऐसा सेल जो तकसीम हो रहा था तो उसका वो मुताला कर रहा था। तो उसने उसमें क्या देखा कि उस सेल का जो न्यूक्लियस है वो कुछ चेंजेस से गुजर रहा है और उसने इन तब्दीलियों को माइटोसिस का नाम दिया। ठीक है, तो अगर हम माइटोसिस की डेफिनेशन की बात करें तो ये एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, यानी कि सेल की एक तकसीम है जिसमें एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में तकसीम होता है और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद के बराबर होती है। ठीक है, तो माइटोसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, एक सेल की तकसीम है इन विच जिसमें अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, एक सेल 2 दख्तर सेल, एक आबाई सेल 2 दख्तर सेल्स में तकसीम होता है, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और दख्तर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद के बराबर होती है एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल्स। देखें इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनके सेल्स के अंदर डीएनए जो है वो प्रोटीन के साथ मिलकर एक धागानुमा साख में पड़ा होता है जो कि सेल के न्यूक्लियस में बिखरा होता है। लेकिन जब सेल तकसीम होता है ना तो वो डीएनए और प्रोटीन दोनों कंडेंस होते हैं तो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब हर जानदार के सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद एक जैसी नहीं होती, हर जानदार के सेल्स में उनके अपने क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे फ्रॉग के पास 26 क्रोमोसोम होते हैं, चिंपैंजी के पास 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, इंसान के पास 46 होते हैं। शुगर केन अगर गन्ने की बात करें तो उसके सेल्स के अंदर कितने होते हैं क्रोमोसोम्स, 80 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस तरीके से उनका कोई भी सेल जब माइटोसिस करता है तो वो 2 नए सेल बनाता है, तो उन दोनों सेल्स में भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे जो उनका पेरेंट सेल तकसीम हुआ है। मिसाल के तौर पर हम इंसान के सेल की बात करें, हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर, हमारे सेल के जब सेल तकसीम होगा, क्रोमाटन सिकुड़ेगा, क्रोमोसोम बनेंगे, तो कितने क्रोमोसोम बनेंगे, 40। तो जब ये माइटोसिस करेगा तो हमारे पास माइटोसिस के जरिए 2 इंसानी सेल बनेंगे और हर सेल के अंदर वही क्रोमोसोम होंगे जो उसके पेरेंट सेल में होते हैं। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है, सेल जब तकसीम होता है तो वो इंटरफेस से गुजरता है, इंटरफेस के दौरान वो अपने क्रोमोसोम्स को डबल कर लेता है। एस फेज के दौरान, इंटरफेस के एस फेज के दौरान, लास्ट लेक्चर में इसी के ऊपर हमने बहस की थी कि एस फेज के दौरान वो अपनी अमाउंट को डबल कर लेगा, फिर वो आगे जाकर माइटोटिक फेज करता है तो आधे क्रोमोसोम इस तरफ और आधे क्रोमोसोम इस तरफ चले जाते हैं। समझ आ गई है? तो इसको हम कहते हैं ये माइटोसिस का प्रोसेस है, यानी कि टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। तो कहने का मतलब ये हुआ, फिर सेल डिवीजन की भी टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं, एक मियोसिस होती है और एक माइटोसिस होती है। मियोसिस क्या होती है अलग से बहस है, मियोसिस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, तो आज हम सिर्फ माइटोसिस तक महदूद रहते हैं। देखिए माइटोसिस का जो प्रोसेस है, आया वो प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है या यूकैरियोट्स के अंदर होता है? तो देखिए किसके अंदर तब्दीलियां देख रहे हैं वोल्गर फ्लेमिंग, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस किन के पास होता है? प्रोकैरियोटिक जानदारों के पास तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो इसलिए फिर उनके पास माइटोसिस का अमल देखने को नहीं मिलता। तो फिर किसके पास होती है माइटोसिस? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कौन से होते हैं, कितने होते हैं, कौन से किंगडम के जानदार प्रोकैरियोटिक है? सिर्फ किंगडम मुनेरा के जानदार जो कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हैं, वो प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सारे यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उन यूकैरियोट्स के भी जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है। देखें हमारे बॉडी के अंदर भी 2 किस्म के सेल्स होते हैं। हम खुद बाहर से, अंदर से हड्डियां, सारा कुछ जो हमारा जिस्म जिन सेल्स का बना हुआ है इनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स, और यही माइटोसिस करते हैं। और जर्मलाइन सेल्स जिनको हम जरसूमे सेल्स कहते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पैदा होते हैं, वो मियोसिस के अमल से पैदा होते हैं और उनमें 1 सेल से 4 सेल बनते हैं
और हर 4 सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद के आधी हो जाती है। इसकी भी एक वजह होती है, वो हम मियोसिस वाले टॉपिक में कवर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, हमारी बॉडी को, जानवरों पौधों की बॉडी को जो सेल्स बनाते हैं, जिस्मानी सेल्स होते हैं, सोमा, सोमैटिक से निकला है, सोमा कहते हैं बॉडी को। तो ऐसे सेल्स जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, वो अपनी तादाद को कैसे आगे बढ़ाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। कि हमारे अगर चोट लग गई है, जिल्द ऊपर से निकल गई है, तो नीचे से जिल्द नहीं बनेगी, तो प्रोसेस कौन सा सेल करके नए सेल बनाएंगे? माइटोसिस के जरिए। रीजनरेशन का प्रोसेस जानदारों में होता है, माइटोसिस के जरिए। ग्रोथ का अमल जानदारों के अंदर होता है, माइटोसिस के जरिए। और कुछ जानदारों में रिप्रोडक्शन भी होती है माइटोसिस के जरिए, वो अपनी तादाद को भी माइटोसिस के जरिए आगे बढ़ाते हैं। और जर्म लाइन सेल्स में क्या आ जाते हैं हमारे पास? जर्म सेल्स में स्पर्म्स और एग आ जाते हैं, स्पर्म्स और एग्स आ जाते हैं, जो कि मियोसिस के अमल से बनते हैं। और ये मियोसिस कहाँ हो रही होती है? हमारे तौलीदी अज़ा के अंदर, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जानवरों में अलग कहलाते हैं, मेल में टेस्टिस कहलाते हैं, फीमेल्स में ओवरीज कहलाते हैं, जबकि पौधों के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके फ्लावर वाले पार्ट में होते हैं। तो फूल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, जो कि मियोसिस के जरिए स्पर्म्स भी पैदा करते हैं और एग्स भी पैदा करते हैं। और वहाँ पर ये स्पर्म और एग मैक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फेजेस ऑफ माइटोसिस की, तो माइटोसिस का अमल 2 फेजेस में मुकम्मल होता है। कितने फेजेस में मुकम्मल होता है? 2 फेजेस में। और वो कौन कौन से 2 फेजेस हैं? नंबर 1 एक होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस को सेल पहले डिवाइड करता है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनाएगा और फिर उसके बाद अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा, और उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। यानी कि सेल ने अगर माइटोसिस करनी है तो पहले वो अपने न्यूक्लियस को दुगना करेगा, फिर साइटोप्लाज्म को तकसीम करेगा। द डिवीजन, कैरियन निकला है, कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, जैसे यूकैरियोटिक नुमाया न्यूक्लियस वाले, वैसे ही कैरियन का लफ्ज़ हम न्यूक्लियस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक सेल है, तो सेल जब तकसीम होगा ना, तो पहले अपने न्यूक्लियस को दुगना करेगा, फिर ये इलाके को तकसीम करेगा। तो क्या करता है जब सेल करता है? हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के अमल के दौरान क्या होता है? सेल का न्यूक्लियस तकसीम होता है, और न्यूक्लियस तकसीम होने के बाद, और यहाँ पर देखें एक न्यूक्लियस था, तो यहाँ पर कितने बन गए हैं? 2 न्यूक्लियस। तो मतलब इस अमल को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब ये कैरियोकाइनेसिस का अमल भी मजीद 4 फेजेस में मुकम्मल होता है, और उसकी पूरी हिस्ट्री हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज हो जाता है। तो इस तरीके से ये कैरियोकाइनेसिस का अमल ये 4 मराहिल से गुजर कर न्यूक्लियस को तकसीम कर देता है, और न्यूक्लियस की इस तकसीम को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। फिर उसके बाद सेल क्या करता है? अपने इस इलाके की डिवीजन करता है, और इस इलाके को आपको पता है ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म की तकसीम को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस होगी तो हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियस भी उनका अपना है और साइटोप्लाज्म भी उनका अपना है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं इसे? साइटोकाइनेसिस। तो ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए यूकैरियोटिक जानदार 1 से 2 सेल बनाते हैं। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक्स की बात करें या प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो उनके पास तो नुमाया न्यूक्लियस नहीं है। क्या उनके सेल तकसीम नहीं होते? फिर हम अगर बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जानदार है, तो बैक्टीरिया भी अपनी तकसीम करता है। यूनिसेलुलर जानदार है, उसकी पूरी जिंदगी एक सेल की बनी हुई है, तो वो उसके पास न्यूक्लियस तो नहीं है, और ना ही माइटोसिस के अमल में जो इस्तेमाल होता है ऑर्गेनेली सेंट्रोसोम या सेंट्रियूल, वो भी उसके पास नहीं होते, जिसकी वजह से वो माइटोसिस करने के काबिल नहीं होता। तो लिहाजा अपनी तकसीम एक माइटोसिस जैसे मिलते जुलते अमल से करता है वो, और उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। क्या कहते हैं उसे? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन इज अ प्रोसेस लाइक माइटोसिस। माइटोसिस जैसा ही एक अमल है, लेकिन इसमें ना तो न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, ना ही सेंट्रियूल इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस जैसा एक दूसरा अमल होता है, बाइनरी फिशन, जिसके जरिए वो अपनी ग्रोथ करते हैं या अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है माइटोसिस का। नेक्स्ट हम फेजेस ऑफ माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस है, उसमें प्रोफेज की तफसील को शुरू करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर प्रोफेज के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक अलग लेक्चर में मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज थोड़ा लेंथी है, इसको समझना है हमने अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर हमें समझ आएगी कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। फिर आगे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज बहुत आसान है अगर आपको प्रोफेज समझ आ गए है। आज के लिए इतना ही। इसमें किसी बात की समझ नहीं है तो सवाल पूछना है।